जब उत्तर भारत में मौर्य थे, तब दक्षिण भारत में संगम युग अपनी सभ्यता गढ़ रहा था। यह कहानी है दक्षिण भारत के सबसे पहले साहित्यिक युग संगम युग की। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी संगम युग के बारे में, जहां से भर भर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि राजा, कवि और युद्ध सब कुछ एक साथ मिलता है इस संगम युग में, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि संगम युग का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो अर्थ मतलब परिषद या फिर गोष्ठी। संगम मतलब एक जगह इकट्ठा होना, इस तरह से परिषद, गोष्ठी। ठीक है। प्राचीन समय में किन राजाओं के संरक्षण में कुल तीन सभ्यता आयोजित की गई थी। तो पांड्य राजाओं के समय में कुराल जो है वो तमिल साहित्य का रचनाकार कौन थे। तो तिरुवल्लुर, ये याद रखना है। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरह से रिवीजन के पर्पज से आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए। ठीक है। जो कुराल था वो तमिल साहित्य के रचनाकार कौन थे। तो तिरुवल्लुर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तमिल व्याकरण ग्रंथ जो था तोलकापियम, तोलकापियम के रचनाकार कौन है। तो तोलकापियर। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तीन संगम हुए थे, संगम आयोजन किए गए थे, और तीनों का स्थान और अध्यक्ष याद रखना है। जैसे संगम, स्थान और अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जो संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था, अगस्तस जो थे इसके अध्यक्ष थे। दूसरा जो संगम हुआ वो कपाटपुरम में हुआ था, अगस्तस से यहाँ पर भी अध्यक्ष थे। तीसरा संगम फिर से मदुरई में होता है और नकीकर यहाँ पे अध्यक्ष थे। तो ये तीनों चीजें अच्छे से याद रखना है। मदुरई, कपाटपुरम, फिर से मदुरई, अगस्तस से फिर नकीकर। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शिल्पाधिकारम। देखिए, शिल्पाधिकारम के जो रचनाकार है इलांगो है। तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है ये। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। जैसे हमने ऊपर में तोलकापियम देखा था, उसी तरह से शिल्पाधिकारम को भी अच्छे से याद रखिएगा। मणि मेखलई की रचना किसने की थी। तो सितलैस सतनार, ये यहाँ पे याद रखना, सितलैस सतनार। ये तीन जो आपको बताया जा रहा है, जो रचनाकार और इनकी जो रचना, ये तीनों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं ये मिलता ही रहता है हमेशा। राइट। कुराल याद रखना है, तिलवरवर लिखा था। तुलकापियम जो कि तुलकापियर ने। शिल्पाधिकारम इलांगो याद रखना है। मणि मेखलई जो कि सतलैस सतनार को याद रखना है। जीवक चिंतामणि जैन भिक्षुक तिरुत्कर देवर ने लिखा था। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जीवक चिंतामणि का संबंध किस धर्म से। तो जैन से। ये याद रखिएगा, ज से जीव और ज से यहाँ पे जैन। तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। फिर आता है कि संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के किन तीन राजाओं का विवरण प्राप्त होता है। तो चोल, चेर और पांडे। ठीक है। संगम साहित्य में तीन राजाओं का विवरण मिलता है, चोल, चेर और पांडे। ये तीनों याद रखना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट इसको कर दे रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चोल राज्य जो है वो किन नदियों के बीच स्थित था। तो पेनार और दक्षिण वेल्लूर। पेनार और दक्षिण वेल्लूर नदियों के किनारे स्थित था। अब ये जो संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राज्य था। जैसे जो तीन राज्य आप देख रहे हैं, चोल, चेर, पांडे, उसमें सबसे शक्तिशाली चोल को माना जाता है। चोलों का सर्वाधिक प्रतापी जो राजा था वो करिकाल को माना जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पुहार पतन। पुहार पतन का निर्माण किसके समय में हुआ था। तो ये करिकाल के समय में ही किया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, याद रखेंगे। अब यहाँ पे चेर, संगम युग का दूसरा जो राज्य था। जैसे हमने चोल, चेर और पांडे के बारे में बात किया, तो दूसरा राज्य था चेर। राज्य का किस शासक ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। तो सेन गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल चेर के नाम से भी इसको जाना जाता है। संगम युग में अमाईचान क्या था। तो अमाईचान जो है वो मंत्रियों को कहा जाता था। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। संगम युग का तीसरा राज्य, पांडे की राजधानी मदुरई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संगम युग में भूमि कर उपज का कितना होता था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चोल के बारे में मैंने आपको कल वीडियो प्रोवाइड कराया था। पूरे चोल वंश के बारे में अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। तो आप जाकर के चोल वाला वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ क्लियर है आपका। संगम युग में भूमि कर जो था उपज का 1/6 होता था। ये इंपॉर्टेंट है। चोल की जो राजधानी थी, पहले उरैयूर था, बाद में तंजावुर था। चेरा की जो राजधानी थी वो वंजी थी, यानी चेर की राजधानी वंजी, चोलों की राजधानी उरैयूर। जो कि कभी कभी पूछा था कि उरैयूर किसके लिए फेमस था।
तो कपास के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तीनों की राजधानी आपने याद कर लिया, तीनों को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि चोल, तीन राज्यों के बारे में बात किया था। चोल की जो राजधानी थी वो उरेयूर या फिर तंजाउर। दूसरा हमने चेर देखा था, चेरों के बारे में वंजी हो जाता है। और तीसरा हमने पांडे देखा, पांडे की राजधानी मदुरै। ठीक है, क्लियर रहेगा। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में ही देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। किससे ज्ञात होता है? तो तुल्कापियम नामक जो ग्रंथ है इससे प्राप्त होता है। तुल्कापियम के रचनाकार कौन थे? तो तुल्कापियर, ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तुल्कापियर। राइट, तो ये सभी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो सुविकसित जो क्या कि वस्त्र उद्योग जो था वो काफ़ी उन्नत दशा में था, इस वजह से इनके चोलों की समृद्धि मानी जाती है। अच्छा, कल मैंने एक चीज़ आपसे पूछा था, बताया भी था कि अगर चोल जो था, चोलों के बारे में पूछा जाए कि उनकी जो ग्राम प्रशासनिक बारे में, इकाई के बारे में कहाँ से पता चलता है, किस अभिलेख से? तो उत्तर मेरूर शिलालेख से पता चलता है। ये चीज़ आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन थे, इंपॉर्टेंट रहेगा। पांड्य राज्य में बंदरगाह कौन था? कोकई। सालियूर, मोती खोजने का प्रमुख ये आपका पतन था, कोकई। कोरोमंडल समुद्र तट पर अरिकमेरु किस वंश का प्रमुख बंदरगाह था? तो चोलों का एक प्रमुख बंदरगाह था। संगम काल के राज्य और प्रतीक चिन्ह, देखिए पूछा जाता है कि चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? चीता। चेर का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण। उसी तरह से पांडे के जो थे वो मछली थे। अब यहाँ पे याद करने की छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया, समझ सकते हो। चोर यानी कि चोल, ठीक है, चोरी करके चीता की तरह भागता है, तो याद रह सकता है। जब यहाँ पे हम जब सब कुछ च च के बात कर रहे हैं, जैसे चोर हुआ, चोल हुआ, चोरी हुआ, चीता हुआ, सब कुछ च, तो यहाँ पे देखिए चोल और चीता, इनका संबंध हो जाता है। पांडे जो है मछली के साथ आराम से संबंध रख सकते हो, क्योंकि जो महाभारत आपने देखा है, अर्जुन मछली के आंख में स्वयंवर में तीर मारते हैं, मछली की आंख में, तो वहां से पांडे का संबंध मछली से तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जब दो चीज याद रख जाएगा तो तीसरा तो अपने आप याद हो ही जाएगा, ऑप्शन में मिलेगा तो आप छाट ही सकते हो कि यार किसका है, चेर, धनुष, बाण, ये थोड़ा याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हल चलाने वालों को तमिल में किस रूप में जाना जाता था? उझावर कहते थे। ठीक है, उझावर। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग में संगम साहित्य संबंधित है? तो दक्षिण भारत, सिंपल सा है। संगम काल के प्राथमिक जो देवता थे वो कौन थे? मुरुगन। मुरुगन को अरुपदे विदु के रूप में भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अरुपदे विदु के रूप में सम्मानित किया गया। चेर शासक जिसने कनगी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया वो थे सेनगुटवन। सेनगुटवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था, जबकि जीवक चिंतामणि जो था वो जैन धर्म से संबंधित है। राइट, चलिए, शिल्पाधिकारम तमिल काव्य का इलियाड इसको माना जाता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो वह अगस्तस। अगस्तस से जो है वो पहले संगम और दूसरे संगम की अध्यक्षता करते हैं, जबकि तीसरे संगम की अध्यक्षता नकीकर ने किया था। ठीक है, नकीकर ने किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संगम युग में उरैयूर विख्यात था किसके लिए? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कपास के लिए उरैयूर जो था वो चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में उनकी राजधानी तंजौर बनाया गया। तो ये उरैयूर कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। तुल्कापियम ग्रंथ संबंधित था व्याकरण और काव्य से। राइट, तिलुवर की रचना जो है कुरल या फिर मुपाल, तमिल भूमि का बाइबल के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है? तो वह है कुरल। ठीक है, तमिल काव्य क्या उड़ीसी किसे कहते हैं? तो मणिमेखलाई को कहा जाता है। मणिमेखलाई की रचना सितलेश सतनार ने किया था, ये हमने देखा था ऑलरेडी। तो देखिए, कुल मिलाकर संगम साहित्य के अगर मोटा मोटी आप देखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें हमने कवर किया। अगर आप इतना देख लेते हो तो संगम काल से जो लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। संगम युग पर मेरा MCQ वीडियो भी है चैनल पर, अगर आप चाहो तो उसे भी देख करके बहुत सारी चीज़ें MCQ आप लगा सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। हाल फिलहाल में भी मैंने संगम युग पर वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो MCQ आप देख लेना, सर्च करो, सारे टॉपिक हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको। ऑनलाइन स्टडी ऑन बाद में लगाइए, पहले टॉपिक लिखो, उसके बाद ऑनलाइन स्टडी ऑन लिखो,
आपको हमारे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो इसी तरह के और वीडियो के लिए। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर हिस्ट्री वाला जो मैंने कोर्स आपको प्रोवाइड कराया है उस कोर्स में सारा चीज़ डाला गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।